गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यस, कुछ होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में। व्हाट डिड वी कंप्लीट? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, वहां तक हो गया था। ओके, वी आर सपोज टू स्टार्ट विथ एकोमोडेशन बिल। राइट डाउन। Accommodation bill. Guys, what is accommodation bill? It is a situation where without debtor-creditor relationship, just to mutually accommodate financial needs of each other, the bill is drawn. That is called as accommodation bill. Like, for example, sake, you and your friend, both of you are in need of funds. So this is a way of raising funds, raising finance by drawing a bill. Both of you are neither seller, buyer, nor creditor, debtor, but without debtor-creditor relationship, the bill is drawn. And that bill is accepted, and then later on it is discounted with the bank. When you discount the bill with the bank, you raise the funds, पैसा आ जाता है। फिर वो एग्रीड प्रोपोर्शन में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एग्रीड प्रोपोर्शन में, एंड ड्यू डेट पे वापस एक दूसरे को अमाउंट ट्रांसफर करके वो बिल का सेटलमेंट किया जाएगा। दैट इज व्हाट एकोमोडेशन बिल इज। एकोमोडेशन बिल इज अ बिल ड्रॉन without any commercial relationship, and the purpose of this bill is to accommodate financial needs of each other. एक दूसरे के financial needs को fulfill करने के लिए ड्रॉ किया गया बिल, that is called as accommodation bill. थोड़ा सा इसको अपन प्रेजेंटेशन के इसमें समझते क्या रहेगा एग्जैक्टली। Let's say drawer has drawn an accommodation bill on drawee for rupees 12,000, and it is agreed that the accommodation sharing will be 2/3 and 1/3. ड्रॉवर का शेयर 2/3 रहेगा, ड्रॉई का शेयर 1/3 रहेगा। अब drawer has drawn a bill on drawee. Now normally, usually what we see, drawer is seller or creditor, drawee is buyer or debtor. But because it is an accommodation bill, guys, drawer is neither seller nor creditor. Drawee is neither buyer nor debtor. ऐसे लिखो, आप भी लिखते हो, लिख के कट करो वो तो समझ में आता है। So the relationship is not that of creditor and debtor. कोई commercial relationship नहीं है drawer और drawee में. Without any commercial relationship, this bill has been drawn. अब शेयरिंग क्या डिसाइड हुआ है दोनों के बीच में? 2/3
1/3। इसका मतलब ग्रॉस अमाउंट की अगर बात करें तो 12,000 रुपए का बिल है, तो उसमें ड्रॉवर का शेयर कितना रहेगा? 2/3 बोल तो 8,000 एंड रॉय का शेयर रहेगा 1/3 मतलब 4,000। बिल तो ड्रॉ हो गया बट बिल डजंट मीन कैश ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू बी डिस्काउंटेड विथ बैंक। सो दिस एकोमोडेशन will be discounted with bank. Discounting of bill. So drawer will get the bill discounted with bank. Now let's say bank pays to drawer cash rupees 11,400 and discount rupees 600. Discount rupees 600. डिस्काउंटिंग के प्रोसीड्स किसके पास आते हैं? ड्रॉवर। जो डिस्काउंटिंग कराएगा उसके पास उसके प्रोसीड्स आएंगे, तो बैंक से पैसा किसके पास आया? ड्रॉवर। बट इज दिस अमाउंट कंप्लीटली बिलोंग्स टू ड्रॉवर? ये पूरा अमाउंट ड्रॉवर का है क्या? ये एकोमोडेशन बिल है, दोनों में शेयरिंग होना है ना, राइट। अब वो शेयरिंग कैसे होगा? टेल मी व्हाट इज द बिल अमाउंट? बिल अमाउंट इज 12,000, ठीक है। इसमें से कैश कितना है? एंड डिस्काउंट इज 600। ड्रॉवर शेयर इज 2/3, ड्रॉई शेयर इज 1/3। अब बेटा ये तो मतलब मैं बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत रैशनल और लॉजिकल बात है कि अगर कैश का शेयरिंग 2:1 रेशो में होगा तो जो डिस्काउंट है, जो इस पे एक्सपेंस हुआ है, वो भी तो दोनों में शेयर होना पड़ेगा, उसमें भी सेम शेयरिंग होगा। ड्रॉवर शेयर विल बी ड्रॉई शेयर विल बी 1/3। So what will be the sharing of drawer? 2/3 of 11,400, 7,000। कैश में 7,600 का उसका शेयर रहेगा, और ड्रॉई का 3,000। डिस्काउंट का शेयरिंग विल बी 400, 200। So what will be the gross share of drawer? देखो क्रॉस चेक हो जाएगा, डिस्काउंट प्लस कैश मिला के 8,000 which is 2/3। What about drawee? 4,000 which will be 1/3। ये क्या शेयरिंग किया, ध्यान में आया? हाँ, अभी ये तुम्हारे सामने है, स्क्रीन पे भी है और नोटबुक में भी तुमने लिख लिया, बराबर ना? सबने लिख लिया? हाँ। अब बेटा आप मेरे को बताओ कि डिस्काउंटिंग करने के बाद पैसा किसके पास आया हुआ है? ड्रॉवर के पास आया हुआ है, बट पूरा पूरा उसका है क्या? नहीं, तो ड्रॉवर ने ड्रॉई को उसका शेयर पास ऑन करना पड़ेगा ना। सो ड्रॉवर से ड्रॉई को कैसे कैसे पास ऑन होगा शेयर? आप वो अभी जो अपन ने नीचे शेयरिंग दिखाया वो चेक करके बताओ मेरे को, कैश कितना देना है, डिस्काउंट कितना देना है? कैश 3,000
एंड डिस्काउंट भी तो पास ऑन होगा ना। तो ऐसे ग्रॉस शेयर कितना जा रहा है? 4,000 रुपए। बेटा ये किसका शेयर है 4,000 रुपए? दिस इज ड्रॉइट शेयर। ये ड्रॉय का शेयर है जो उसको पास ऑन हो रहा है। कैश कितना दिया जाएगा? 3,800 और डिस्काउंट कितना पास ऑन होगा? 200। तो ऐसे 4,000 रुपए ड्रॉय को मिल गए। बचे हुए 8,000 किसके पास है? ग्रॉस अमाउंट 8,000 ड्रॉवर के पास है। तो ड्रॉवर की 8,000 की कैश की रिक्वायरमेंट थी, उसके पास 8,000 आ गए। ड्रॉय की 4,000 की थी, उसको 4,000 मिल गए। तो जो फाइनेंशियल नीड्स थे वो एकोमोडेट हो गए, वो फुलफिल हो गए। अब ड्यू डेट के दिन ड्रॉय कौन है? जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है वो। बैंक किसके पास जाएगा पैसा मांगने को? ड्रॉय। ड्रॉय के पास जाएगा बैंक पैसा मांगने। अरे बैंक ड्रॉय के पास जाएगा ना, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉय को तो 4,000 रुपए मिले बिल के, जबकि बिल अमाउंट कितनी है? 12,000। कैन ड्रॉय से द बैंक कि नहीं नहीं मेरे को 4,000 ही मिले इस बिल के, मैं 4,000 ही दूंगा। बैंक को क्या लेना देना, तुम्हारा क्या अरेंजमेंट था? बैंक बोलेगा भाई तू ड्रॉय कितने अमाउंट का है? 12,000, तो तेरे को तो 12,000 देने पड़ेंगे। तो हाउ मच अमाउंट ड्रॉय इज सपोज टू पे टू बैंक? 12,000, बट हाउ मच अमाउंट ही हैज रिसीव्ड? 4,000। तो लॉजिकली ऑन और बिफोर ड्यू डेट व्हाट शुड हैपन? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवर शुड ट्रांसफर rupees 8,000 to Droy. And what will be this 8,000? It will be drawer share. It will be drawer share. तो पहले कितने पास ऑन किए थे? डिस्काउंट को 2 मिनट के लिए बाजू में रखो बेटा, वो डिस्काउंट का शेयरिंग होने वाला है दोनों में। ग्रॉस अमाउंट पे बात करो। पहले कितने पास ऑन किए? 4,000 पास ऑन किए। अभी बाद में कितने पास ऑन करने की बात हो रही है? 8,000। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? 12,000 रुपए ड्रॉय के पास आ गए। एंड देन ड्रॉय विल पे दैट 12,000 रुपीज अमाउंट टू बैंक। 12,000 रुपीज विल बी पेड टू द बैंक। ये नीचे का लिखा हुआ 2 मिनट के लिए कैंसिल कर देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। आया ध्यान में? सो वॉज देयर एनी कमर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? नो। वॉज ड्रॉवर सेलर और क्रेडिटर? वॉज ड्रॉई बायर और डेटर? बट विदाउट दिस डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, विदाउट दिस कमर्शियल रिलेशनशिप, द बिल वॉज ड्रॉन just to accommodate financial needs of each other. फिर ड्रॉवर ने जाके बिल डिस्काउंटिंग करा लिया। डिस्काउंटिंग करा के जो पैसा आया बैंक से, प्रोपोर्शनेट जो शेयर था ड्रॉई का, दैट इज पास्ड ऑन टू ड्रॉई। बचा हुआ ड्रॉवर के पास रह गया। जो भी 2 महीने का 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, उस पीरियड के लिए दोनों के पास वो फंड्स रहे, उनकी फुलफिल हो गई नीड, फाइनेंशियल नीड जो थी। अब ऑन और बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवर ने उसका शेयर, खुद का ड्रॉवर का शेयर ड्रॉई को पास ऑन करना है। क्यों? तो अल्टीमेटली बैंक को पेमेंट कौन करने वाला है? ड्रॉई। So drawer will pass on his share also to the drawee, and then drawee will honor the bill. This is the mechanism of accommodation bill. Any problem? जा रहा है ये दिमाग में? पक्का? Sure. इसको ना और अच्छे से समझने के लिए डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल बोल तो जो पिछले लेक्चर में सीखे वो सब, और एकोमोडेशन बिल तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं। लिखने का है या ओरली बताऊं? लिख लेते हैं, लिखो। डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। डिस्टिंक्शन बिटवीन trade bill and accommodation bill.
serial number, trade bill, accommodation bill. Serial number 1. ट्रेड बिल में लिखो it is drawn to settle the outstanding balance of a commercial transaction accommodation bill में लिखो it is drawn to accommodate financial needs of each other. Financial needs of each other. Number 2. ट्रेड बिल में the relationship between drawer and drawee is that of creditor and debtor. Accommodation bill में लिखो the relationship between drawer and drawee is not that of creditor and debtor. Not that of creditor and debtor. Serial number 3. ट्रेड बिल में लिखो it may or may not be discounted with the bank. It may or may not be discounted with bank. It may or may not be discounted with bank. इधर लिखो accommodation bill में it is necessarily discounted with the bank.
it is necessarily discounted with the bank. ये तो ऑब्वियस है ना रे, विदाउट डिस्काउंटिंग के पैसे कहां से मिलेंगे? फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करने के लिए तो बिल ड्रॉ हो रहा है, राइट? तो कंपल्सरीली बिल डिस्काउंटिंग ही करना पड़ेगा, एकोमोडेशन बिल है तो दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। सीरियल नंबर 4, ट्रेड बिल में लिखो द डिस्काउंटिंग चार्जेस are borne by are borne B-O-R-N-E are borne by drawer only। ट्रेड बिल में कौन बेयर करता है डिस्काउंटिंग चार्जेस? ट्रेड बिल में सिर्फ ड्रॉवर ही बेयर करेगा, क्यों? तो वहां पे बेटा कमर्शियल रिलेशनशिप में बिल ड्रॉ हुआ है, ड्रॉवर को पैसे की जरूरत है बोल के वो जाके डिस्काउंटिंग करा रहा है। इधर तुम्हारे सामने ही है, यहां तो क्या हो रहा है वो लिखो, एकोमोडेशन बिल के कॉलम में लिखो डिस्काउंटिंग चार्जेस आर बोर्न by drawer as well as drawee, by drawer as well as drawee। serial number 5, ट्रेड बिल में लिखो drawer does not pay any amount to drawee, drawer does not pay any amount to drawee for honor of a trade bill, for honor of a trade bill। इधर लिखो एकोमोडेशन बिल में ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवर remits his share in accommodation, on or before due date drawer remits his share in accommodation to the drawee, फुल स्टॉप। देखो ना सामने स्क्रीन पे, ओरिजिनली बिल कितने का था? 12,000। डिस्काउंटिंग के बाद में कितने रुपए पास ऑन हुए ड्रॉई को? 4,000। वो डिस्काउंट पकड़ के कितने गए? 4,000। बट ड्यू डेट पे ऑनर करने के लिए उसके पास तो 12,000 होने चाहिए ना, तो ड्रॉवर रेमिट करता है ना उसका खुद का शेयर 8,000 का। ट्रेड बिल में होता है क्या ये? ट्रेड बिल में ऐसा ड्रॉवर और ड्रॉई का शेयर रहता ही नहीं, पूरा पैसा ड्रॉवर का ही रहता है, उसके लिए तो बिल ड्रॉ हुआ था ट्रेड बिल। तो ट्रेड बिल में ऐसा कुछ होता है क्या? बट एकोमोडेशन बिल में ये होता है। आ रहा है ध्यान में? सीरियल नंबर 6, loss of bad debts is accounted as a business loss. Loss of bad debts is accounted as a business loss। एकोमोडेशन के कॉलम में लिखो loss of bad debts
is accounted as a personal loss. Loss of bad debts is accounted as a personal loss. Done? Last point. Trade bills are allowed in India. Trade bills are allowed in India. Accommodation bills are not allowed in India. Accommodation bills are not allowed in India. एकोमोडेशन बिल्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया बोल तो क्या कि एकोमोडेशन बिल्स का डिस्काउंटिंग अलाउड नहीं है बैंक्स में. आप बेटा डिस्काउंटिंग ही नहीं करेंगे तो एकोमोडेशन बिल का क्या चार्ज डालेंगे? बिल ड्रॉ करके क्या फायदा अगर डिस्काउंटिंग ही नहीं हो सकता तो. कि तो डिस्काउंटिंग करके तो पैसा आने वाला है. तो जब तक डिस्काउंटिंग नहीं होगा वो बिल का कोई फायदा नहीं एकोमोडेशन बिल का. और इंडिया में आरबीआई के रेगुलेशंस में एकोमोडेशन बिल का डिस्काउंटिंग अलाउड नहीं है. राइट तो एज गुड एज विदाउट प्रूफ के तुम बैंक से लोन लिए जैसा ना रे एकोमोडेशन बिल. दो दोस्त मिलके साथ में आए, एक ने दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ कर लिया, राइट, दूसरे ने एक्सेप्ट करके दे दिया, जाके मस्त बैंक में डिस्काउंटिंग करा लिया, दोनों भाग गए. तो अलाउड नहीं है वो, बट कंसेप्ट है तो अपन ने सीखा, सिलेबस में है. तो डिस्टिंक्शन में पूछ सकते हैं एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल. तो ये सब अच्छे से पढ़ना, ठीक है. अब नीचे ये हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया. अब नीचे लिखो there are following four different possibilities. There are following four different possibilities in case of an accommodation bill. In case of an accommodation bill. Look at the screen. ये पूरा एकोमोडेशन बिल तुमको मैंने यहाँ पे समझाया. इसको ढंग से समझते हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाती कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है. इसमें से ना बेटा ये यहां तक का पार्ट, यहां तक का पार्ट, ये तो बाय डिफॉल्ट एकोमोडेशन बिल में होना ही है. मतलब क्या, ड्रॉवर ने ड्रॉई पे बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके वापस ड्रॉवर को दिया, ड्रॉवर ने जाके बैंक में डिस्काउंटिंग करा लिया, डिस्काउंटिंग के बाद पैसे आ गए ड्रॉवर के पास, फिर उसमें से जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर रहेगा ड्रॉई का, दैट इज पास्ड ऑन टू ड्रॉई. यहां तक का पार्ट तो होना ही है. 12,000 का बिल ड्रॉ हुआ, बैंक ने डिस्काउंटिंग करके पैसे दिए, फिर उसमें से 4,000 का प्रोपोर्शनेट शेयर ड्रॉई को दिया, 8,000 ड्रॉवर के पास रहेगा. यहां तक तो होना ही है. इसके आगे का जो पार्ट है, इसके आगे का पार्ट बोल तो कौन सा, ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवर ने ड्रॉई को 8,000 रुपए देने हैं ना, उसका खुद का शेयर. अब यहां पे अलग अलग 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं. पहला पॉसिबिलिटी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो, ड्रॉवर ने ड्रॉई को 8,000 रुपए दिए, ड्रॉवर ने ड्रॉई को 8,000 रुपए दिए,
एंड रॉय ने बिल ऑनर कर दिया, रॉय ऑनर्ड द बिल, मतलब जो स्क्रीन पे है अभी अपने वो सिचुएशन, ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया कि ड्रॉवर रेमिटेड हिज शेयर इन एकोमोडेशन टू ड्रॉई एंड ड्रॉई ऑनर्ड द बिल। बट जरूरी है क्या ऐसा हो गई? नहीं, ये आइडियल सिचुएशन है कि ऐसा होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है ऐसा होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, ड्रॉवर ने ड्रॉई को 8,000 रुपए नहीं दिए, ड्रॉवर ने ड्रॉई को 8,000 रुपए नहीं दिए, फिर भी ड्रॉई ने भी ऑनर कर दिया, स्टिल ड्रॉई ऑनर द बिल। दोस्ती यारी में इतना कर दिया उसने, राइट। मे बी ड्रॉवर जो है शादीशुदा है, तो उसका दुख दर्द ड्रॉई जानता था, राइट। तो ड्रॉई को लगा कि ठीक है भाई, पैसा नहीं दिया है बेचारा, पहले परेशान है, शादीशुदा है, तो तब तक अपन पे कर देते बैंक को। तो ड्रॉवर डिड नॉट रेमिट हिज शेयर इन एकोमोडेशन टू ड्रॉई बट ड्रॉई ऑनर्ड द बिल। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी, ड्रॉवर ने ड्रॉई को 8,000 रुपए दिए, वो तो पूरे पैसे किसके पास आ गए? ड्रॉई के पास। ड्रॉई डिसऑनर्ड द बिल, पूरा पैसा लेके भी डिसऑनर कर दिया। पॉसिबल है ना? ये तीसरी पॉसिबिलिटी। चौथी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि आप बताओ, बहुत सिंपल है। हाँ, दोनों भी झोले। ड्रॉवर ने 8,000 दिए नहीं, ड्रॉई ने बिल डिसऑनर कर दिया, राइट। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आते हैं बेटा एकोमोडेशन बिल में। तो वो 4 पॉसिबिलिटीज अपने को लिखने हैं, समझने हैं, राइट। क्या लिखा है तुमने? देयर आर फॉलोइंग 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ एन एकोमोडेशन बिल। लिखो। ए, ड्रॉवर remits his share in accommodation to Droy and Droy honors the bill and Droy honors the bill। मैं इसको एक नाम दूंगा ये सिचुएशन को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोनों ने एक दूसरे की मदद की, दोनों का काम हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, ड्रॉवर डज नॉट remit his share to Droy but Droy honors the bill। Drawer does not remit his share to Droy but Droy honors the bill। ड्रॉवर ने पैसे नहीं दिए ड्रॉय को, फिर भी ड्रॉय ने बिल ऑनर कर दिया। यार दिलदार, ऐसे दोस्त सबको मिले। यार दिलदार,
drawer remits his share to drawee, but drawee dishonors the bill. ड्रॉवर ने उसका शेयर भी दे दिया ड्रॉई को, तो पूरे पैसे ड्रॉई के पास है, फिर भी ड्रॉई ने बिल डिसऑनर कर दिया. यार गद्दार. बराबर ना? पूरे पैसे लेके भी बिल डिसऑनर कर दिया. यार गद्दार. Last possibility. Drawer does not remit his share to drawee and drawee dishonors the bill. Tit for tat. तू जैसा मैं वैसा. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आते बेटा. आपको लगता रहेगा कि क्या नाम दे रहे सर, यार दिलदार, यार गद्दार, राइट. कुछ नहीं, याद रखने के लिए आसान होता है एग्जाम में भी सिचुएशन क्या है, क्योंकि तो उस हिसाब से एंट्रीज करने पड़ते हैं ना, राइट. तो सिचुएशंस दिमाग में बैठा लो क्या है, फिर अपन बात करेंगे उसके ऊपर, बट सिचुएशंस दिमाग में बैठा लो कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है. तो पहले सिचुएशन में फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. इट इज आइडियल सिचुएशन ऑफ एकोमोडेशन बिल, जहां पे ड्रॉवर बिल डिस्काउंटिंग करने के बाद पहले ड्रॉई का जो शेयर है वो ड्रॉई को दे रहा है, फिर ड्रॉवर खुद का भी शेयर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ड्रॉई को देगा और ड्रॉई अमाउंट बैंक को पे करके सेटल कर देगा. दैट इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है, ड्रॉवर ने उसका शेयर ड्रॉई को नहीं दिया. ड्रॉवर डिड नॉट रेमिट हिज शेयर इन एकोमोडेशन टू ड्रॉई, बट स्टिल ड्रॉई ऑनर्ड द बिल. फिर भी ड्रॉई ने बिल ऑनर किया, तो इट इज यार दिलदार. पैसा नहीं आया है पूरा, फिर भी ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया दोस्त के बिहाफ पे, तो यार दिलदार. तीसरा पॉसिबिलिटी उल्टा, ड्रॉवर ने ड्रॉई को सारा पैसा दे दिया. बोल तो पहले ड्रॉई का तो शेयर पास ऑन होता ही है, खुद का शेयर भी पास ऑन कर दिया, तो पूरा पैसा किसके पास आ गया, ड्रॉई के पास. बट स्टिल ड्रॉई dishonored the bill. Still ड्रॉई dishonored the bill, and as a result of that what will happen? It will be यार गद्दार. यार गद्दार हो गया, पूरे पैसा लिया फिर भी ऑनर नहीं किया. लास्ट पॉसिबिलिटी, ड्रॉवर ने पैसा दिया नहीं, ड्रॉई ने बिल डिसऑनर कर दिया. टिट फॉर टैट. एनी प्रॉब्लम? समझा? पक्का? इसका एक जो ऊपर जो सिचुएशन है ये जो तुमने लिखा, इसके एंट्रीज लिखते हैं क्या, एक बार करना है क्या, या डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराऊं जो एक है वो? प्रॉब्लम में भी एंट्रीज करने ही वाले अपन वैसे भी, फिर अलग से इसके एंट्रीज देने की जरूरत है. डायरेक्ट प्रॉब्लम की एंट्रीज करो. यस. I think third problem is pending, na? Yes, third problem. Exam problem है वो भी. Suresh draws a bill for 15,000 on Anup on 15th April 2020 for 3 months, which is returned by Anup to Suresh after accepting the same. Suresh gets it discounted with the bank for 14,700 on 18th April 2020 and remits 1/3 amount to Anup.
On the due date, Suresh fails to remit the amount due to Anup, but he accepts bill of 17,500 for 3 months, which Anup discounts for 17,100 and remits 2825 to Suresh. Before the maturity of the renewed bill, Suresh becomes insolvent and only 50% was realized from his estate on 31st October 2020. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Suresh. सुरेश के बुक्स में जर्नल एंट्रीज बोले, बट एक काम करते हैं अपन, एग्जाम में जो पूछा है वही करना, बट अभी अपन प्रैक्टिस के लिए दोनों के बुक्स में एंट्रीज करेंगे, सो देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन. एग्जाम में ना जो पूछा है, जो जर्नल एंट्रीज बोले उतना करने का, ज्यादा का करने नहीं जाना, टाइम नहीं रहता एग्जाम में, ज्यादा की होशियारी दिखाना भी नहीं पेपर चेक करने वाले को, ज्यादा इंप्रेस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है. हाँ क्या क्या, हाँ पहला है उतना तो खत्म करो, बाकी कहाँ. प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 7. अब ये जो मैं वर्किंग दिखा रहा हूं ना बेटा, ये एग्जाम में करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं नोटबुक में, कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठे, इसलिए मैं ये वर्किंग दे रहा हूं, जो अपन ऊपर भी किए थे अभी अपने एग्जाम्पल में भी. बिल अमाउंट कितना है? 15,000. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है. बैंक से कैश कितना आया? 14,000. और डिस्काउंट कितना है? ऑब्वियसली 300 रहेगा ना. ड्रॉवर कौन है? सुरेश. और ड्रॉई? अनूप. शेयरिंग क्या है? सुरेश का 2/3 है मेरे हिसाब से, अनूप को 1/3 दिया ना उसने. प्रॉब्लम को पढ़ो अच्छे से. बोलो क्या क्या आएगा शेयरिंग? 9,800, 4,900, 200, 100. तो इसका ग्रॉस शेयर कितना हो गया? 10,000 सुरेश का, विच इज 2/3, एंड अनूप का हो गया विच इज 1/3, विच इज 1/3. आया? ये सिर्फ अपने को आसानी जाए अभी एंट्रीज करते वक्त, अमाउंट्स की कंफ्यूजन ना हो इसलिए बना के दिया. चलो अभी एंट्रीज पास करने वाले अपन. इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में पूछा, किसके बुक्स में? वैसे सुरेश. इन द बुक्स ऑफ सुरेश, जर्नल एंट्रीज, one and a half page, 1.5 page.
And then in the books of Anup, journal entries, 1.5 page. प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करो बेटा, दोनों के भी बुक्स में 1.5 पेज 1.5 पेज. रेडी है फॉर्मेट? घाई मत करो, बराबर अच्छे से समझते हुए एंट्रीज करो. किसके बुक्स में लिख रहे हैं बराबर समझो. क्या है, कभी कभी उल्टा सुल्टा हो जाता है, इधर की एंट्री उधर, उधर की एंट्री इधर, तो बी केयरफुल. दोनों के भी बुक्स में 1.5 पेज 1.5 पेज, लगभग 8-9 एंट्रीज दोनों के भी बुक्स में आने वाले हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा बन गया फॉर्मेट? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप. लिख रहे हो ना आप लोग? यस. चलो. Suresh draws a bill for 15,000 on Anup on 15th April 2020 for 3 months, which is returned by Anup to Suresh after accepting the same. 15th April 2020, first entry in the books of Suresh. Bills receivable account debit. $15,000 to Anup account. 15,000. Being accommodation bill drawn for 3 months. Being accommodation bill drawn for 3 months. Go to the books of Anup. Fifteenth April 2020, he has accepted the bill. Entry will be Suresh account debit 15,000 to bills payable account 15,000.
being accommodation bill accepted for 3 months. Being accommodation bill accepted for 3 months. Suresh gets it discounted with the bank for 14,700 on 18th April 2020. कौन एंट्री पास करेगा? ऑब्वियसली जिसने डिस्काउंटिंग किया वो 18th अप्रैल 2020 सुरेश के बुक्स में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 14,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300, टू बिल डिस्काउंटिंग हो रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000, being bill discounted with the bank. बेटा बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री ड्रॉई के बुक्स में आती है? डू वी पास एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? नो. तो इसकी एंट्री ड्रॉई के बुक्स में तो नहीं आने वाली, लेकिन ये डिस्काउंटिंग होने के बाद सुरेश ने अनूप को उसका रिस्पेक्टिव शेयर पास ऑन किया है. अब उसका रिस्पेक्टिव शेयर कितना तुमने वो देखो बना के रखा है कैलकुलेशन का, वो 5,000. वो 5,000 का बाइफर्केशन कैसे? कैश कितना दे रहे? 4,900 एंड 100 रुपए दे रहे डिस्काउंट. दे रहे बोल तो पास ऑन कर रहे डिस्काउंट, राइट. सो सुरेश के बुक्स में आ जाओ पहले 18th अप्रैल. अनूप अकाउंट डेबिट, अनूप को दे रहे ना, अनूप अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 2 डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज. being transfer of 1/3 share in accommodation with proportionate discount. With proportionate discount. अनूप के बुक्स में रिसीव करो इसको. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 4,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू सुरेश अकाउंट. being receipt of one-third share in accommodation
along with proportionate discount. तो बेटा यहां तक तो वैसे भी एकोमोडेशन होना ही है, ये यहां तक तो करना ही पड़ेगा ना, इसी के लिए तो सब हुआ है। अब इसके आगे पॉसिबिलिटी बदल जाती है। टोटल बिल अमाउंट कितना था? 15,000। अब उसमें से सुरेश के पास कितने बच गए? 10,000 और 5,000 आ गए अनूप के पास। तो सुरेश की 10,000 की रिक्वायरमेंट थी, उसके पास पैसे आ गए। अनूप की 5,000 की रिक्वायरमेंट थी, उसके पास पैसे आ गए। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट? सुरेश ने उसके 10,000 अनूप को देने चाहिए और अनूप ने जाके बैंक में पे करना चाहिए। इफ दैट हैपन्स इट इज अ फ्रेंड नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, पहली सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, राइट? वैसा हुआ नहीं है। क्या हुआ देखो, ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप बट ही एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 months। ड्यू डेट पे सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप बोल रहे, पैसा तो दिया नहीं सुरेश ने अनूप को। अब सुरेश ने अनूप को पैसा नहीं दिया, नॉट गिवन, तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, या तो यार दिलदार है, या तो यार दिलदार है, या तो अनूप ने बिल ऑनर कर दिया, या तो टिट फॉर टैट है। दो ही पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो अनूप बिल ऑनर करेगा या तो अनूप बिल डिसऑनर करेगा। सुरेश ने तो पैसा दिया नहीं है। क्या हुआ है ये कैसे समझे, क्यों तो क्लियर कट लिखा नहीं है। ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप बट ही एक्सेप्ट्स बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 months which Anup discounts for 17,100 and remits 2825 to सुरेश। ये क्या हो रहा है? सुरेश ने पैसा तो दिया नहीं बट सुरेश ने नया बिल एक्सेप्ट किया। बोल तो पोजीशन बदल रही है, ड्रॉवर ड्रॉई बन रहा है, ड्रॉई ड्रॉवर बन रहा है, अनूप नया बिल ड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ही क्या हुआ रहेगा? इसका मतलब ही यह है कि पहला वाला बिल ऑनर हुआ ना। वापस मेरे को मालूम है ये बहुत कंफ्यूज होता है। सुरेश ने अनूप को पैसा नहीं दिया, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो अनूप ऑनर करेगा या तो अनूप डिसऑनर करेगा। मेरे को बताओ बेटा, अगर अनूप ने डिसऑनर किया बिल, टिट फॉर टैट, अगर अनूप ने बिल डिसऑनर किया तो बैंक तो सुरेश से लेने वाला ना पैसा, तो फिर सुरेश काय को नया बिल एक्सेप्ट करेगा? नया बिल अनूप ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ही क्या हुआ? अनूप ने बिल ऑनर किया। बोलता अनूप इज यार दिलदार। अनूप ने सुरेश से पैसा नहीं भी आया तो भी बिल ऑनर किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ अनूप इज ड्रॉइंग अ फ्रेश बिल। क्यों तो अमाउंट तो रिसीवेबल है ना सुरेश से, उसने दी नहीं थे ना, फिर भी बिल ऑनर हुआ है, तो इट इज यार दिलदार। अब अगर यार दिलदार है तो बिल ऑनर हो गया। मेरे को बताओ, बिल ऑनर की एंट्री सुरेश के बुक्स में आएगी क्या? डिस्काउंटेड बिल था, डिस्काउंटेड बिल था, डिस्काउंटेड बिल जब ऑनर होता है, डिस्काउंटेड बिल जब ऑनर होता है तो उसकी एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में नहीं आती, वो ड्रॉई के बुक्स में तो आएगी। यस, व्हाट विल बी द ड्यू डेट? 15 अप्रैल को ड्रॉ हुआ है 3 महीने के लिए, मई जून जुलाई, 18 जुलाई। रूटीन एंट्री, bills payable account debit, $15,000 to cash or bank account, $15,000 being bill honored on due date, being bill honored on due date.
आया? एनी प्रॉब्लम? अब डबल एंट्री कैसा परफेक्टली काम करता है आपको एग्जांपल दिखाता हूं. अभी सुरेश के बुक्स में देखो, सुरेश के बुक्स में पहले एंट्री में अनूप को 15,000 रुपए क्रेडिट किए थे. थर्ड एंट्री में 5,000 डेबिट किए थे. तो बेटा एज ऑफ नाउ 10,000 का क्रेडिट बैलेंस तो अभी भी है ना. सुरेश के बुक्स में अनूप अकाउंट में 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है. वो तो सुरेश ने अनूप को 10,000 रुपए देने बाकी है कि जो उसने दिए नहीं है, तो बराबर 10,000 का बैलेंस दिख रहा है. वैसे सेम लॉजिक इधर भी लग सकता है. अनूप के बुक्स में आ जाओ. पहले एंट्री में क्या किया आपने? सुरेश को डेबिट किया कितना, और दूसरे एंट्री में 5,000 रुपए. तो अभी डेबिट बैलेंस दिख रहा है. रिसीवेबल है 10,000 रुपए, डेबिट बैलेंस है बोल. तो आया ध्यान में? हाँ. अब फ्रेश बिल किसने ड्रॉ किया? कितना अमाउंट? 17,500. बोलो अनूप के बुक्स में एंट्री. अनूप के, अनूप के, सुरेश के नहीं, अनूप ने ड्रॉ किया है बिल. अनूप के बुक्स में आओ. सेम डेट है क्या? 18 तारीख को. क्या होगी एंट्री? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 17,500 टू being fresh bill drawn for fresh bill drawn for 3 months. What will be the entry in the books of Suresh? July 18th, Anup account debit 17,500 to bills payable account 17,500 being bill drawn by Anup accepted for 3 months. Being bill drawn by Anup accepted for 3 months. Now this bill is discounted with bank by Anup. Anup ने डिस्काउंटिंग कर दिया इस बिल का, और कितने रुपए आए? 17,000. अच्छा, कौन एंट्री करेगा डिस्काउंटिंग की फिर? अब अनूप, जिसने डिस्काउंटिंग किया वही. अनूप के बुक्स में आओ. अनूप कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 17,100. Discount account debit 2 bills. $17,500 being bill discounted with bank. Being bill discounted with bank. वापिस से पढ़ो क्या लिखा है प्रॉब्लम में.
On the due date, Suresh fails to remit the amount due to Anup, but he accepts the bill of 17,500 for 3 months, which Anup discounts for 17,100 and remits 2825 to Suresh. 2,825 रुपए रेमिट किए सुरेश को. अब ये यहीं पे मिस्टेक होती है ये सम में. अब ये 2825 का हिसाब कैसे लगाएंगे, कहां से आया ये अमाउंट? ये तो चलो प्रॉब्लम में दिया है, नहीं भी दिया ना तो ये ढूंढ सकते हम. कैसे करेंगे थोड़ा देखो तो, दिमाग लगाओ. सोचो थोड़ा सा कैसे आएगा. कैसे करेंगे इसको ट्रांसफर 2825? हाँ ना, बट वो 11,400 में से जाना चाहिए ना, तो 2825 कहां से आया? हाँ ना, डिस्काउंट का अमाउंट भी किया तो भी नहीं आता 2825. बेसिकली ये टाइप के प्रॉब्लम आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी कवर्ड है, अपने रेगुलर बैच में भी लिए हुए, लेकिन ये अमाउंट देखते वक्त एग्जाम में गलत आया 2825 का हिसाब. अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो गलत है ये मैं समझ रहा हूं टीचर बोल के, मुझे मालूम है कि वहां क्या आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आ गया तो उसको तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना. तो एग्जाम में तो जैसे आया वैसे सॉल्व करना पड़ेगा. अब तुमको बोलता हूं कि एक्चुअली 2825 नहीं, कितना आना चाहिए था. अब कैलसी पे लो, डिस्काउंटिंग के बाद सेकंड बिल के कितने रुपए आए? 17,100. डिस्काउंटिंग के बाद 17,000. उसमें बेटा सुरेश का शेयरिंग कितना है? एकोमोडेशन का शेयरिंग 2/3 है ना, तो उसको कितने मिलने चाहिए? 2/3 बोला तो 11,400 मिलने चाहिए. और वो 11,400 में से पहले बिल के 10,000 उसके पास आउटस्टैंडिंग है. पहले बिल के 10,000 उसी के पास है ना, उसने दिए नहीं, तो उसका बचा हुआ शेयर कितना है? 1,400 का ही है, तो उसको 1,400 रुपए मिलने चाहिए ना. अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने वो 2825 दिया है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है. 1,400 ही देना चाहिए था बचा हुआ अमाउंट. मिसप्रिंट हुआ है कि क्या किया है मालूम नहीं. अब उसको मिसप्रिंट भी नहीं बोल सकते, एग्जाम में आ गया तो प्रॉब्लम है, बराबर है. तो 2825 दिए. अब ये 2825 के साथ में हिसाब भी तो कैसे लगाए कि डिस्काउंट कितना पास ऑन हुआ. अब अपन तो यही करेंगे कि भाई डिस्काउंट 2/3 पास ऑन होगा, क्यों तो सुरेश का शेयरिंग कितना है? 2/3 है. सुरेश का शेयरिंग कितना है? 2/3 है, तो 2/3 डिस्काउंट विल बी पास्ड ऑन टू सुरेश. अब डिस्काउंट कितना है? 400. 400 का 2/3 267. तो 267 का डिस्काउंट भी पास ऑन करना है. तो कितना अमाउंट पास ऑन होगा? 2825 कैश, 2825 कैश एंड 267 का डिस्काउंट, ये भी पास ऑन करना पड़ेगा, राइट. जो भी अमाउंट आता है, वॉट एवर द अमाउंट इज. कम टू Anup's books. Suresh account debit. Keep it blank, amount column blank रखो. 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. कितना दिया है? 2825, जबकि देना कितना चाहिए था? 1,400 रुपए सिर्फ.
2825 क्यों दिए ज्यादा मालूम नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। 1400 रुपए पेएबल है, पहले के 10,000 तो उसके पास थे ही ऑलरेडी, और काय को देंगे उसको एडिशनल पैसा, बट दिया है प्रॉब्लम है तो ले लो। 2 डिस्काउंट अकाउंट, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, 400 इंटू 2/3, 400 रुपए का डिस्काउंट है ना सेकंड बिल का, और उसमें सुरेश का शेयरिंग 2/3, बोलो 267, 267, so total debit 3092, being remittance to Suresh along with proportionate discount, along with proportionate discount. Go to Suresh books, cash or bank account debit 2825, discount account debit 267 to Anup 3092. Being remittance received from Anup along with proportionate discount. वैसे मैं श्योर हूं, फिर भी एक बार कंफर्म कर लो कि अपने मटेरियल में तो अमाउंट गलत प्रिंट नहीं हुआ है ना। ऐसा एब्रप्टली 2825 मैं क्यों टाइप करूंगा ना, या अपने बुक में क्यों आएगा, बट फिर भी एक बार कंफर्म करना तो कर लो। आईसीआई का पेपर है क्या किसी के पास? ऑनलाइन मिल जाएगा ना, दिसंबर 2020, कंफर्म कर लेते तुरंत। हो रहा है क्या? मेरे मोबाइल में तो नेट ही काम नहीं कर रहा। अच्छा, वाईफाई लगा सकते क्या? हाँ, अच्छा, मालूम नहीं था मेरे को। ये तो समझता नहीं रे मेरे को टेक्नोलॉजी, वाईफाई वगैरह। योगेश, हाँ क्या बोला? तेरे को दे दूं, तू सुखाएगा? अच्छा, कब का एग्जाम है ये?
December 2020. अमाउंट वही दिया है 2825. सॉल्व भी गलत किया है. डिस्काउंट 3/4 कहां से आया? हाँ, थ्री फोर्थ कैसे है? इग्नोर इंस्टीट्यूट. आप हाँ, बच्चों को ये मालूम नहीं है, तुमको बताता हूं मैं. सजेस्टेड आंसर जो रहता है ना, ये सजेस्टेड आंसर्स लिखने वाले लोग इंस्टीट्यूट के अलग है, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो सजेस्टेड आंसर्स रहते वो सिर्फ पेपर चेक करने वालों को जाते, वो स्टूडेंट्स के लिए आउट नहीं होते बाहर. तो इस बेसिस पे आंसर्स चेक होते ऐसा नहीं है, उनका वो अलग रहता है सेट, वो देते नहीं वो बाहर. बट ये भी जो दे रहे इसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए ना. कोई बात नहीं, अपन अपना करेक्ट सॉल्व करेंगे. यस, मैं सिर्फ वो 2825 को लेके थोड़ा सा डाउट आ गया मेरे भी माइंड में, बट वही अमाउंट है ना प्रिंटेड, तो एग्जाम में आया हुआ अमाउंट 2825 है. जान दो, आता है, ऐसे भी आंसर आता है, कोई गलत नहीं है. हाँ, लिया. यस, अब इसके बाद क्या हुआ है? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल सुरेश बिकम्स इंसॉल्वेंट. ले, इतना करके अभी फाइनली वो इंसॉल्वेंट हो गया. ढोकड़े. अभी ड्यू डेट के पहले हुआ है बोल रहे. अब आपने को तो पहले बोल तो कौन सा डेट ले, तो अपन ड्यू डेट पे एंट्री पास कर देते. 18 जुलाई के आगे 3 महीने, 21 अक्टूबर. 8 अक्टूबर कैसे आता है? 18 जुलाई के आगे, ये देख, 18 जुलाई 18 के पहले रहता 7. 18 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. हाँ, 7 अक्टूबर बोला तू. 18 अक्टूबर प्लस 3 ग्रेस डेज, 21 अक्टूबर को बिल डिसऑनर करना पड़ेगा. गो टू बुक्स ऑफ अनूप. 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर डिस्काउंटेड बिल है, डिसऑनर हो गया. सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट 17,500 टू बैंक अकाउंट 17,500. being bill dishonored due to insolvency of DROI. Being bill dishonored due to insolvency of DROI. DROI के भी बुक्स में एंट्री कर दो. 18th नहीं, 21st bills payable account debit, $17,500 to Anup. Being
dishonor of bill due to insolvency. सब लोग मेरे पास ध्यान दो, यहां तक के एंट्रीज हो गए, अब फाइनल सेटलमेंट करना है। मेरे को बताओ इस बिल के कितने रुपए दिए अपन ने अनूप को, सुरेश को? नहीं नहीं नहीं, ग्रॉस अमाउंट देखनी पड़ेगी ना, डिस्काउंट भी तो ऐड करो। उसको कितने मिले? 3092। 3092 उसको इस बिल के मिले, प्लस पहले बिल के कितने बाकी है उसके पास? 10,000 बाकी है, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है? 13,092। अब 13,092 जो है ना टोटल अमाउंट उसके पास, उसको अपन क्रॉस चेक करेंगे बेटा। बोल तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा अकाउंटिंग में। लोक एलसी पे, अनूप के बुक्स के एंट्रीज मैं तुमको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, लोक एलसी पे आप मैं बताता हूं। 15,000 जो पहले एंट्री में डेबिट किया, 15,000 लेस 5,000 अगले एंट्री में क्रेडिट किए, 5,000 लेस 17,500। ये लेस 17,500 का एक किए, जो फ्रेश बिल आया ना उसको क्रेडिट किया था 17,500 बराबर। एड 3092, एड 3092 जो उसको रेमिट किया अमाउंट वो, एंड एड 17,500 वापिस डिसऑनर के। कितना बैलेंस है देखो? 13,092 जो मैंने पहले ही बता दिया। आया क्या? समझा? तो 13,092 का हिसाब कैसे आया? इस बिल के 3,092 रुपीज दिए उसको हमने, 3,092 इंक्लूडिंग डिस्काउंट, प्लस पहले बिल के कितने आउटस्टैंडिंग है? 10,000 जो उसने दिए नहीं थे। तो ऐसे 13,092 से आने अब कितने आए? हाउ मच इज रिसीव्ड? 50% रियलाइज ना? यस। तो कितने आए देखो अमाउंट? यस, एंड बचा हुआ विल बी बैड डेट्स। लास्ट एंट्री 31 अक्टूबर को पैसे आए, लास्ट एंट्री अनूप के बुक्स में करो पहले। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, bad debts account debit to Suresh 13,092 6546 मिला 6546, bad debt 6546 being receipt of final dividend from insolvent estate and balance being transferred to bad debts account. Balance being transferred to bad debts. इधर लास्ट एंट्री सुरेश के बुक्स में, अनूप अकाउंट डेबिट 13,092 to cashier 6546 to six five four six being
payment of final dividend under insolvency. Being payment of final dividend under insolvency. हो गया? यस। अब ये तो बेटा अपने को दोनों के बुक्स में अपन कर रहे थे नहीं, ये इसके लिए एग्जाम में तो सिर्फ सुरेश की बुक्स के एंट्रीज पूछे 10 मार्क के लिए, तो बहुत ही वैसे देखा जाए तो सिंपल हो गया ये। 10 मार्क के लिए सिर्फ एक के बुक्स में एंट्रीज करने हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? चलो एक क्विक रिवीजन 2 मिनट में 5 मिनट में क्या क्या सीखा इस टॉपिक में, देन वी विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक। वी अंडरस्टूड दैट वी कम अक्रॉस n number of credit transactions in our day-to-day business. Credit purchases and credit sales are very common. Such transactions are settled on a future date. So transactions happen on a particular date, but their settlement is on future date, and therefore for settlement on future date we create some kind of documentary evidences, and such documentary evidences are in the form of negotiable instruments. In India, negotiable instruments are governed under Negotiable Instruments Act 1881, and commonly used negotiable instruments are checks, bills of exchange and promissory note. In this topic our focus is on bill of exchange and promissory note. In that also the main focus is on bill of exchange. हमने bill of exchange क्या रहता है वो समझा. It is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or bearer of the instrument. Bearer of the instrument. इसका मीनिंग समझा हम लोगों ने. फिर हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक ही होता है, उसकी अकाउंटिंग ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स में अलग अलग होती है. फॉर ड्रॉवर अमाउंट इज रिसीवेबल अगेंस्ट इट, सो वी कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल. इट इज अकाउंटेड एज एन एसेट. ड्रॉई के बुक्स में अमाउंट इज पेएबल, सो इट इज नोन एज बिल्स पेएबल, द लायबिलिटी. There are 3 parties to bill of exchange: drawer, drawee, payee. Drawer is a person who draws the bill. Drawee is a person on whom the bill is drawn. Payee is a person to whom the amount of bill is payable. And we also understood drawer and payee may or may not be same. May or may not be same persons. The relationship between drawer and drawee, except today's discussion, accommodation bill nahi, trade bill. The relationship between drawer and drawee is that of creditor and debtor. Necessarily they are creditor and debtor, seller and buyer, more specific creditor and debtor. फिर हम लोगों ने देखा कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की. सो डेट ऑफ ड्रॉवल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टेन्योर ऑफ द बिल प्लस 3 ग्रेस डेज. उसमें भी हमने बात की कि इफ द टेन्योर इज टू स्टार्ट आफ्टर डेट वी स्टार्ट विद डेट ऑफ ड्रॉवल. If the tenure is to start after sight, we start with date of acceptance. When we add tenure to that, don't convert days into months, months into days. Then, if the due date falls on public holiday, preceding date is taken as due date. If due date falls on emergency holiday, next business working day, succeeding date is taken as due date. Take care of February month and leap year. If it is a leap year, there would be 29 days in the month of February. Otherwise, there are 28 days in the month of February. 3 grace days का फंडा भी आपको समझाया कि लॉ में दिया हुआ है इसलिए ऐड करते हैं. और 3 ऐसे सिचुएशंस है, एक्चुअली वो 3 सिचुएशन नहीं, वो एक ही सिचुएशन है, नाम अलग अलग है. वो सिचुएशन में हम 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करते डिमांड बिल्स के केस में. तो डिमांड बिल्स के केस में क्या रहता है? डिमांड बिल्स के केस में आइदर इट इज ऑन डिमांड और ऑन प्रेजेंटेशन और एट साइट. ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन और एट साइट. अगर ऐसा है तो फिर ग्रेस डेज का सवाल ही कहां आता है.
जब बोल रहे कि ऑन डिमांड पे करना है तो 3 ग्रेस डेज का ऐड करेंगे. सो नो ग्रेस डेज विल बी एडेड इन केस ऑफ डिमांड बिल्स. बिफोर एडिंग 3 ग्रेस डेज, द ड्यू डेट विच वी गेट इज nominal due date, and after adding 3 grace days we get legal due date. Payment has to be made on legal due date. Nominal due date सिर्फ knowledge के लिए बताया है, लिखा के भी दिया है. Before the acceptance of bill it is a draft. After acceptance it becomes a bill. So acceptance of bill is compulsory. Drawee ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को बिल दे दिया. ओनर ड्रॉवर है, 4 ऑप्शन है उसके पास. ही में रिटेन द बिल, ही में सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ही में डिस्काउंट द बिल, ही में एंडोर्स द बिल. डिस्काउंटिंग में ओनरशिप पास ऑन होती है, बट व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ओनरशिप इज नॉट पास्ड ऑन इन फेवर ऑफ बैंक, ओनली पोजीशन इज गिवन. फिर बाकी अपने डिटेल में सब समझा हुआ है कि डिस्काउंट क्या होता है, कैसे होता है, क्या है. अकाउंटिंग एंट्रीज हमने सारे देखे, अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस किए जिसमें ऑनर आया. ऑनर ऑफ पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, डिसऑनर इज नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट. रिटायरमेंट, पेमेंट बिफोर इट्स ड्यू डेट, पेमेंट बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट. वी ऑल्सो स्पोक अबाउट रिन्यूअल ऑफ बिल. रिन्यूअल में 4 स्टेप्स आए थे. कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल, पार्ट पेमेंट बाय ड्रॉई टू द ड्रॉवर, interest charged by drawer on drawee, and drawing of fresh bill. Finally we spoke about insolvency of drawee. और जब insolvency आती है तो the bill जो है वो तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, डिसऑनर करना ही पड़ेगा, और जितना अमाउंट मिला उतना रिसीट है, जो नहीं मिल पाया वो बैड डेट्स है, और ड्रॉई के लिए वो डेफिशिएंसी है. तो ड्रॉवर के बुक्स में द अमाउंट विच कुड नॉट बी रियलाइज्ड रिमेनिंग अनपेड will be accounted as bad dates. In Drawey's books it will be accounted as his deficiency, जो हमने इस प्रॉब्लम में देखा. आया? ये था ट्रेड बिल. फिर हमने प्रॉमिसरी नोट के साथ उसको कंपेयर किया. प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज, प्रॉमिस और प्रॉमिसी. इट इज अ प्रॉमिस टू पे. सो हु विल गिव द प्रॉमिसरी नोट? डेटर विल गिव इट टू क्रेडिटर. डेटर विल गिव इट टू क्रेडिटर. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उसमें बताया था, बेरर bearer promissory notes are not allowed in India. Why? Bearer promissory notes are currency notes in India, and that authority in India is only with Reserve Bank of India. तो उस वजह से bearer promissory notes allowed नहीं है, जबकि bearer bill of exchange allowed है. Oral bill of exchange is not allowed. Then we spoke about accommodation bill today. और accommodation bill के हमने एक तो सबसे important बात ये ध्यान में रखनी है accommodation bill में कि without creditor debtor relationship, without any commercial relationship, the bill is drawn only to accommodate the financial needs of each other. And उसमें 4 जो possibilities आते हैं, ये 4 possibilities दिमाग में बैठाने जरूरी है, जो मैंने तुमको लिखा के भी दिए. Drawer remits his share in accommodation to drawee, and drawee honors the bill. It is a friend in need is a friend in deed. Drawer does not remit his share to drawee, but drawee honors the bill. It is yaar dildar. Drawer remits his share to drawee, but drawee dishonors the bill. Yaar gaddar. And last is tit for tat, where drawer doesn't remit his share in accommodation and drawee dishonors the bill. It is tit for tat. Any problem? कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? Sure. लिखो. नेक्स्ट टॉपिक. एवरेज ड्यू डेट. Average due date. मार्क्स बटोरने वाला टॉपिक. मार्क्स बटोरने वाला टॉपिक बोलने का मतलब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि क्या होता है ना, अपन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे फोकस रखते हैं सिर्फ,
और उस चक्कर में होता क्या है, एक तो वो कॉम्प्लिकेटेड रहते ही है, वो टॉपिक्स जल्दी झेपते भी नहीं, एग्जाम में वो प्रेशर में तो और ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, और वो सॉल्व करने को गए भी तो कोई गारंटी नहीं कि बराबर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे फोकस करते हैं अपन, और करना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको इग्नोर करो, लेकिन होता ये है कि एग्जाम में वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स और कॉम्प्लिकेटेड लगते हो प्रेशर में, एग्जाम के सॉल्व करने को लिया तो बराबर आएगा, इसका वैसे कॉन्फिडेंस रहता नहीं। और कितने मार्क्स मिलेंगे, समझो 20 मार्क का क्वेश्चन आया, कितने मिलेंगे पता नहीं अपने को, 10 भी मिल सकते, 12 भी मिल सकते, या 10 मार्क के लिए आया तो उसमें 5 मिल सकते, 6 मिल सकते। अब ये टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट जैसा या अकाउंट करंट जैसा, ये टॉपिक में बेटा कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है हर बार, और भले ही वो 5 मार्क के लिए रहेगा, ओनली फॉर 5 मार्क्स, बट वो 5 में से 5 पक्के है, वहां डाउट कुछ नहीं है, 4 भी नहीं, 5 में से 5 मिलते थे, करेक्ट सॉल्व किया तो। नहीं ऑब्वियसली ना, नहीं तो बोलोगे सर बोल रहे 5 में से 5 तो मिलते ही है, करेक्ट सॉल्व किया तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये टॉपिक को इग्नोर मत करो, डोंट इग्नोर दिस टॉपिक्स ऑल्सो, ये तो अपने को कंफर्म मार्क्स देने वाले टॉपिक है। हाँ ऑब्वियसली पढ़ाई करने के लिए ये टॉपिक को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, कि तो सिंपल भी है, मैथमेटिकल है, बाकी के टॉपिक को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, पार्टनरशिप है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने देखा, कंसाइनमेंट अभी आएगा, एनपीओ आएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स आएगा, तो ये टॉपिक को आपको कंपनी अकाउंट्स को टाइम देना पड़ेगा, नो डाउट इन दैट, डजंट मीन इनको इग्नोर करो, उनको भी टाइम दो, इनको भी अच्छे से समझो, क्यों तो ये तो कंफर्म मार्क्स देने वाले टॉपिक है भाई, तो जो कंफर्म मार्क्स देने वाला टॉपिक है उसको कैसे इग्नोर करके चलेगा, उस पर तो अपने को फोकस करना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक अच्छे से समझो अभी इस बैच में, और ऐसा समझो कि घर पे आपको सिर्फ इसके प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस कर दी तो भी एग्जाम में आप कर पाओगे, तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज ड्यू डेट मस्त टॉपिक है, इसलिए मस्त है कि बहुत कम बार अकाउंट्स के प्रोफेसर को ऐसा चांस मिलता है कि अकाउंट छोड़ के कुछ बात करने को मिलता है। अब इस टॉपिक में डेबिट क्रेडिट है ही नहीं ना, इस टॉपिक में पूरा मैथमेटिक्स है पूरा, तो मैथमेटिकल टेक्निक सिखाने का मौका मिल रहा है इस टॉपिक में। एंड मैथमेटिक्स में हम लोग कितने एक्सपर्ट रहते हैं कॉमर्स वाले, ये तो हम जानते हैं बराबर ना, राइट। मैथमेटिक्स जहां आया वहां पे बहुत मजे अपने पास, x² by 2x, 2 कैंसिल्ड, x कैंसिल्ड, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है मेरे इतने साल की टीचिंग करियर में, जो लाइव मैंने क्लास में एक्सपीरियंस लिए हुए। पहले स्टेप में 1/3 है, अगले स्टेप में कॉमन डिनोमिनेटर के लिए 2/6 लिया मैंने, अगले स्टेप में सॉल्व कर रहे थे कुछ, तो अगले स्टेप में 2/6 लिया। बच्चे का डाउट है कि सर आपने 1/3 क्यों ऐड किया, ऊपर के स्टेप में 1/3 था, अगले स्टेप में 2/6 ले लिया, तो वो बोलता कि 1/3 क्यों ऐड किया आपने इसमें। लाइव क्लास में हुए किसे, अब 2 मिनट के लिए मान भी लेते 1/3 ऐड किया, 1/3 ऐड भी किया, तो भी 2/6 कैसे आएगा, आया क्या ध्यान में, 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो 2/3 होगा ना, 2/6 कैसे आएगा। और कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त रहता ना बच्चों का, उसने मेरे को आके डायरेक्टली क्या बोला था मालूम है क्या, ये जो किस्सा मैं बता रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद आके, सर आज आपने गलत सिखाया बोल, और डायरेक्ट बोलते हो, कॉन्फिडेंस देखो ना उसका यार। और बोला उसका कॉन्फिडेंस देख के ना मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोलते उसने मेरे को ये बताने के पहले, बोला क्या मालूम यार कुछ लिखने में गलती हो भी गई रहेंगी, अपन ओवरऑली बोलते तो कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, मतलब क्या हुआ गलती बता, मेरे को ये बता रहा, बोलता आपने 1/3 क्यों ऐड किया, बोलते मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको मारूं, उस पर हंसू, रोऊं, क्या करूं, मतलब एग्जैक्टली अब
मेरे को बताओ, सीए करने वाले फाउंडेशन के बच्चे को अगर ये 1/3 अगले स्टेप में 2/6 लिया ये समझ में नहीं आता रहेगा तो बेटा बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। आई होप ऐसा कुछ नहीं है अपने केस में। तो मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक अपना मजा है, राइट। तो ये मैथमेटिकल टेक्निक है एवरेज ड्यू डेट। व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है ना कि दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिल टू बिल सेटलमेंट प्रैक्टिकली बहुत रेयरली होता है। बिल टू बिल सेटलमेंट, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स अगर हो रहे हैं तो एन नंबर ऑफ इनवॉइसेस रेज होंगे एक दूसरे के ऊपर, राइट। समझो हम आप और मैं दोनों एक दूसरे के बिजनेस में अपना बिजनेस चलता रहता है, अपने बीच में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। मैं गुड्स बेचता हूं, आप खरीदते हो, ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो जो सेटलमेंट होता है बेटा वो बिल टू बिल होगा, ऐसे जरूरी है क्या? बहुत रेयरली होता है बिल टू बिल सेटलमेंट, राइट। सेटलमेंट जो है वो टोटल अमाउंट का, एक पर्टिकुलर पीरियड के टोटल अमाउंट का, ग्रॉस अमाउंट का होता है। तो वो जो सेटलमेंट होता है उसका सेटलमेंट कैसे करना है, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन की टेक्निक है एवरेज ड्यू डेट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको एवरेज ड्यू डेट एग्जैक्टली ध्यान में आएगा कि क्या है। X sold goods to Y on 1 month credit as under, let's say 1st of May 2023, 12,000 rupees. 8th May 2023, 10,000 rupees. 18th May 8,000 rupees. 27th May, let's say 10,000 rupees. ये 4 ट्रांजेक्शन्स हुए मई महीने में। एक महीने के क्रेडिट पे बेचे हुए ये गुड्स है, तो इनके ड्यू डेट्स क्या आएंगे? पहले इसका ड्यू डेट कितना आएगा? पहले ट्रांजेक्शन का कितना आएगा? 1 जून या 4 जून? 1 जून आएगा बेटा। ये गलती बहुत कॉमन है, 3 ग्रेस डेज आप ऐड कर रहे हैं। 3 ग्रेस डेज बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐड करते। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? ये नॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। नॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के ड्यू डेट कैलकुलेशन में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते। अब आपको ध्यान में आएगा कि पिछले टॉपिक में मैंने क्यों बताया था कि 3 ग्रेस डेज का लॉजिक क्या है। इट इज गिवन इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में बेटा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्ड है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का वर्ड है क्या? अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ तो वो एक्ट एप्लीकेबल होगा ना। यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? नहीं है। तो आपने 3 ग्रेजेस क्यों ऐड किए 4 जून जब बोला तब? तो ये एग्जाम में भी मिस्टेक होता है। जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस नहीं दिए एवरेज ड्यू डेट के प्रॉब्लम में, तब तक 3 ग्रेजेस ऐड नहीं करना है। तो क्या है ड्यू डेट पहले बिल का? 1 जून। सेकेंड का 8 जून। थर्ड 27 जून। 27 जून। क्या लगता तुमको कि बराबर ऐसे ड्यू डेट पे बिल टू बिल सेटलमेंट होता प्रैक्टिकली रियल लाइफ में? मतलब बराबर 1 तारीख को 1 जून को वाई जाके एक्स को 12,000 रुपए दिया, 8 जून को जाके उसने 10,000 रुपए दिए, 18 जून को जाके उसने 8,000 रुपए दिए, 27 जून को जाके उसने 10,000 दिए। आइडियली होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है ऐसे। नॉर्मली क्या है ना, दो पार्टीज के बीच में जब रेगुलर ट्रांजैक्शंस रहते हैं तो उनका ना ग्रॉस सेटलमेंट किया जाता है। ग्रॉस बोलते टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है महीने भर के परचेसेस का?
40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए का सेटलमेंट होने वाला है डायरेक्टली, टोटल अमाउंट। अब ये 40,000 रुपए का सेटलमेंट कब होना चाहिए लॉजिकली, व्हेन इट शुड हैपन? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट लेट्स से this 40,000 rupees amount is paid by Y to X. Let's say, just for our understanding purpose, it is paid on 1st of June 2023. पहले ड्यू डेट पे पूरे 40,000 रुपए वो पे कर रहा है। मई महीने का टोटल परचेस अमाउंट कितना है? मई महीने का टोटल परचेस का अमाउंट कितना है? 40,000। एंड लेट्स से Y X को वो पूरा की पूरा अमाउंट पहले ही ड्यू डेट पे 1 जून को दे रहा है, अज्यूम करो। Who will be at loss? Y will be at loss. Why Y will be at loss? 1 जून को तो बेटा 12,000 रुपए देने थे, पूरे 40,000 दे रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है ना उसके लिए। तो क्या है, 40,000 में से 12,000 ही 1 जून को पेएबल था, बचे हुए अमाउंट्स आगे है पेएबल, तो अगर वो पहले पे करेगा तो उसका नुकसान है ना उसमें। चलो दूसरी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। पहले ड्यू डेट पे नहीं, वो लास्ट ड्यू डेट पे कर रहा है, समझो ही इज पेइंग ऑन लास्ट ड्यू डेट। कब? 27 जून को। अब 27 जून को पे करता है तो कौन, किसका नुकसान है इसमें? अब एक्स का नुकसान है पेई का, क्यों? तो लास्ट ड्यू डेट पे तो सिर्फ 10,000 रुपए आने हैं, जबकि पूरे 40,000 तुम लास्ट डेट पे दोगे तो पहले के अमाउंट जो है वो लेट हो गए ना। तो अब इसमें किसका नुकसान हो गया? एक्स का नुकसान हो गया। तो if payment is made on 1st of June 2023, then Y will be at loss of interest. If payment is made on 27th June 2023, X will be at loss of interest. X will be at loss of interest. तो 1 जून को पेमेंट कर रहे हो तो पेयर इज एट लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहे हो तो पेई इज एट लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे सिचुएशन में ये अमाउंट्स और ये अलग अलग डेट्स, इनका मैथमेटिकली एक एवरेज डेट ढूंढा जाता है। अमाउंट्स प्लस अलग अलग डेट्स का मैथमेटिकली एक एवरेज डेट ढूंढा जाता है, जिसको बोलते एवरेज ड्यू डेट। इन सब का एवरेज, मैं सबका एवरेज जब बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं डेट्स नहीं ले रहा हूं, मैं अमाउंट भी इन्वॉल्व कर रहा हूं उसमें, कि तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट के लिए तो अमाउंट्स भी तो कंसीडर करने ही पड़ेंगे। सो ये सारे अमाउंट्स अलग अलग डेट्स पे ड्यू हो रहे हैं, तो इन सब का एवरेज डेट ढूंढेंगे कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली, विच इज कॉल्ड एज एवरेज ड्यू डेट। एंड इफ पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट, नो पार्टी विल बी एट लॉस। सेटलमेंट इज टू बी डन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 40,000। 40,000 का पूरा सेटलमेंट करना है। अगर वो 1 जून को हुआ, इफ दैट हैपन्स ऑन 1st June, देन व्हाट विल हैपन? Y will be at loss. If it happens on 27 June, who will be at loss? X. But if it happens on average due date, no party will be at loss. तुम पहले मीनिंग ही समझो एवरेज ड्यू डेट का, कैसे कैलकुलेट करते, क्या करते, वो आगे का पार्ट है, वो मैकेनिकल पार्ट है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है, बट पहले एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग अपने दिमाग में जाना चाहिए। तो एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट रहेगा जिस दिन अगर पूरे 40,000 अपने एग्जांपल में जो आया है, तो पूरे 40,000 अगर पे करता है वाई एक्स को, तो नो पार्टी विल बी एट
loss. Neither X nor Y, neither payer nor payee will be at loss of interest. Such date is called as average due date. कैसे ढूंढते, we will see in due course, वो समझेंगे अपन. बट एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग पहले समझो. सो व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? Such date on which if gross settlement is done, neither payer nor payee will be at loss. वापिस एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं कि पूरी की पूरी 40,000 रुपए की अमाउंट अगर 1 जून को ही पे कर दी तो किसका नुकसान होगा? वाई का, पेयर का. पूरी की पूरी अमाउंट अगर 27 जून को पे कर दी तो किसका नुकसान होगा? एक्स का, पेई का नुकसान हो रहा है. ऐसे किसी का भी नुकसान नहीं करना अपने को, ना पेयर का ना पेई का. तो ऐसी डेट ढूंढेंगे जिस दिन सेटलमेंट हुआ तो नाइदर पार्टी इज एट लॉस, एंड सच डेट इज कॉल्ड एज एवरेज ड्यू डेट. कहते हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये लिखना है क्या या डायरेक्ट डेफिनेशन दूं? लिखो. Average due date is a date on which different sums of money due on different dates are settled with consolidated amount without any loss of interest to either party. देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है. एवरेज ड्यू डेट इज अ डेट ऑन विच डिफरेंट सम्स ऑफ मनी, अपने पास है डिफरेंट सम्स ऑफ मनी, 12,000, 10,000, 8,000, 10,000, डिफरेंट सम्स ऑफ मनी ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग अमाउंट्स अलग अलग डेट्स पे ड्यू थे, आर कंसोलिडेटेड विथ, आर सेटल्ड विथ कंसोलिडेटेड अमाउंट. व्हाट इज द कंसोलिडेटेड अमाउंट? 40,000 विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी. किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं होते हुए जब ग्रॉस अमाउंट का सेटलमेंट किया जाएगा, किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं होते हुए, तो उस डेट को बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट. तो इस पे से अभी इतना तो समझ में आ गया रहेगा आपको कि अगर एवरेज ड्यू डेट के दिन सेटलमेंट हुआ तो किसी का भी नुकसान नहीं होता, और मैथमेटिकली वो एवरेज किया जाएगा. बिफोर आई एक्सप्लेन यू हाउ एवरेज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड, एक पॉइंट यहीं पे क्लियर कर देता हूं. पिछले 5-7 मिनट के डिस्कशन में, 10 मिनट के डिस्कशन में मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि सेटलमेंट विल बी डन कंपल्सरीली ऑन एवरेज ड्यू डेट. मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि अगर उस दिन सेटलमेंट हुआ तो किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं होता. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं. एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग इतना ही समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर उस दिन सेटलमेंट होता है तो किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं होता. डज दैट मीन कंपल्सरीली सेटलमेंट विल बी ऑन दैट डेट? सेटलमेंट कभी भी हो सकता, पहले हो सकता,
बाद में हो सकता है। फिर ये कैलकुलेट क्यों करने का सर, फिर कभी भी हो सकता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आसान हो जाते ना रे। एवरेज ड्यू डेट एक बेस डेट आ गया अपने पास कि उस दिन अगर सेटलमेंट हुआ तो किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं है। अब उसके पहले हुआ तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा ना कि कितने दिन पहले हुआ है, 7 दिन पहले पेमेंट हुआ है, एवरेज ड्यू डेट के पहले 7 दिन, तो फिर 7 दिन का इंटरेस्ट पेयर को मिलना चाहिए जो पे कर रहा है उसको, क्योंकि उसने 7 दिन पहले पेमेंट दिया, तो टोटल अमाउंट पे 7 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उतना अमाउंट वो कम देगा। हो सकता है कि एवरेज ड्यू डेट के 2 महीने बाद पेमेंट हुआ, एवरेज ड्यू डेट के 2 महीने बाद पेमेंट हुआ तो भी कैलकुलेशन आसान हो गया अपने लिए। आपने को पता है कि एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट हुआ तो किसी का भी नुकसान नहीं है। 2 महीने बाद हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है तो किसने किसको देना चाहिए इंटरेस्ट, पेयर ने पेई को, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देंगे वो। तो एक बेस आ गया ना कि इस दिन पेमेंट करते हैं तो किसी का भी नुकसान नहीं है, तो वो बेस अपने को समझना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना होता ही है, जो पर्टिकुलरली पहली बार सीख रहे समझो ये, या पहले सीखा है लेकिन अच्छे से अटेंड नहीं किया या समझा नहीं, जो भी है, तो ये बच्चों के दिमाग में आता ही है। फिर सर सेटलमेंट उसी दिन करेंगे क्या? सेटलमेंट उस दिन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वापस वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं चौथी बार, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट सेटलमेंट विल बी ऑन एवरेज ड्यू डेट। वी आर कैलकुलेटिंग इट on the basis that if settlement happens on that date, nobody will be at loss. उस दिन होता है तो किसी का भी नुकसान नहीं होता। अब देखो कि तुमने एक्चुअल सेटलमेंट कब की है, उस बेसिस पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो। इस दिन पेमेंट किया तो किसी का भी नुकसान नहीं है। काय बोल लो, काय कड़ा लो, समझ में आ रहा है पक्का? तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 स्टेप्स है एवरेज ड्यू डेट के कैलकुलेशन के, वो स्टेप्स और अलग अलग सिचुएशन जो आते हैं। आज टाइम खत्म हो गया है तो वी विल स्टडी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। मुझे लगता है कि एक लेक्चर में हो जाना चाहिए, छोटा सा ही टॉपिक है। टुमारो वी विल बी एबल टू फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है? सी यू टुमारो, थैंक यू।